नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विथ जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर मित्रों हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति का 2 वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया और 2 वीडियो के अंतर्गत हमने राष्ट्रपति के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें जान ली है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम राष्ट्रपति का तीसरा वीडियो शुरू कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम राष्ट्रपति के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जो अब तक हमने नहीं जानी है उन सब बातों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे और सीखेंगे। लेकिन इससे पहले मेरा एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी ओर से जो भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं संविधान से संबंधित, संवैधानिक पदों से संबंधित, उन सब के नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर तुरंत मिलते रहे। हालांकि मेरे को इतना मार्केटिंग की वाली लैंग्वेज आती नहीं है बोलना कि वीडियो किस प्रकार शेयर करो, ये करो, वो करो। शेयर करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन या फिर इसको बोलते हैं हम रिफोर्समेंट, पुनर्बलन मेरे को प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को शेयर कर दें, ताकि अधिक लोगों तक ये पहुँच सके और मेरे को भी थोड़ा पुनर्बलन यानी कि मेरा भी मनोबल बढ़े, मिले। तो यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं। आज राष्ट्रपति का टॉपिक तीसरा है और इसके अंदर आज हम बहुत महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियाँ मैंने शुरू कर दी थी पिछले वीडियो में। मैंने वहाँ पर बताया नहीं था कि हम राष्ट्रपति शक्तियाँ पढ़ना शुरू कर रहे हैं, लेकिन मैंने वहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ाना शुरू कर दिया था। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ वहाँ पर कुछ हो चुकी थी और कुछ की आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आज महत्वपूर्ण हम देखेंगे ये सारे जो अनुच्छेद लिखे हुए हैं, इन सारे अनुच्छेदों के बारे में आज हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो को। यहीं से हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे और हम यहाँ पर देखते हैं आर्टिकल 239। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये, और जानने के लिए, समझने के लिए, बाकी किसी गाइड में इस अनुच्छेद के बारे में ज़्यादा बातें लिखी हुई नहीं मिलती है, लेकिन हम यहाँ पर अनुच्छेद 239 को पूरा डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे, ताकि कंपटीशन एग्जाम में जहाँ पर भी क्वेश्चन अनुच्छेद 239 से संबंधित आता है तो हम उस क्वेश्चन को हल यहाँ पर कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर 239 अनुच्छेद 239 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 239 में लिखा हुआ है कि यूटी माने जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाएगा, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। और इस हेतु राष्ट्रपति यहाँ पर एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। एक प्रशासक की नियुक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति कर सकता है केंद्र शासित प्रदेशों में शासन व्यवस्था चलाने के लिए। ये प्रावधान करता है हमारे संविधान का अनुच्छेद 239। संविधान को समझने के लिए हमको अनुच्छेदों को समझना जरूरी है। जब तक हम अनुच्छेद नहीं समझते हैं, जब तक हम अनुच्छेदों को याद नहीं करते हैं, तब तक हम संविधान को नहीं समझ सकते। इसलिए हर अनुच्छेद नहीं तो कम से कम हम इतने अनुच्छेद जरूर सीखें, जरूर जानें, जिससे कि हम हमारे खुद का सेल्फ डिफेंस कर सके हर कंडीशन में, हर परिस्थितियों में, चाहे सो हमारा पब्लिक जीवन हो या फिर कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, कहीं पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं। और इसके बाद में आता है अनुच्छेद 239 डबल ए। अनुच्छेद 239 डबल ए 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जोड़ा गया था और ये संविधान संशोधन लागू हुआ था 1992 में। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 239 डबल ए प्लस क्लोज वन बोलते हैं इसको। और इसमें प्रावधान है कि संघ शासित प्रदेश दिल्ली को 69वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद में राष्ट्रीय राज्य राजधानी क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। अनुच्छेद 239 डबल ए क्लोज 1 इस बात का प्रावधान करता है। इसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद 239 एक मिनट देता हूँ, कुछ गलती तो नहीं है। अनुच्छेद 239
सही है। अनुच्छेद 239 वन में लिखा हुआ है संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राज्य राजधानी क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा 69 संविधान संशोधन 1991 में लागू होने के बाद में। 239 डबल ए क्लोज 2 और इसका क इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली के लिए एक क्या होगी, विधानसभा होगी। विधानसभा होगी और इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद 239 वन, 239 ए, 239 ए 2 और ख। यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, सदस्यों की संख्या कितनी होगी। ये दिल्ली विधानसभा में एससी का आरक्षण कितना होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ के दिल्ली का जो निर्वाचन क्षेत्र होगा उनका विभाजन कैसे होगा, और दिल्ली की विधानसभा की कार्यकारिणी क्या होगी, मतलब दिल्ली की विधानसभा किस प्रकार से कार्य करेगी। इन सब के संबंध में जो भी नियम बनाएगा वो नियम बनाएगी संसद। अनुच्छेद 239 डबल ए क्लोज 2 ख कहता है कि दिल्ली विधानसभा में कितने सदस्य संख्या होगी, एससी को कितना यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो निर्वाचन क्षेत्र होंगे उनका विभाजन किस आधार पर किया जाएगा, दिल्ली विधानसभा के संचालन के नियम क्या होंगे, किस प्रकार से वो कार्य करेगी। इन सब के संबंध में नियम बनाने का अधिकार संसद को होगा। अनुच्छेद 239 डबल ए क्लोज 2 ख इस बात का प्रावधान करता है। तो हमारा यहाँ पर ये अनुच्छेद भी हो गया है। इसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद 239 डबल ए क्लोज 3। इसमें प्रावधान है कि संसद के द्वारा बनाई गई कोई विधि, संसद के द्वारा बनाई गई कोई विधि और राज्य विधानमंडल यानी कि दिल्ली की विधानसभा द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसमें संसद की विधि ही मान्य होगी, राज्य विधानमंडल की विधि मान्य नहीं होगी। यदि पूरी तरीके से टकराव आ रहा है संसद की विधि और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि में, विधि का मतलब कानून में, किसी नियम में, तो पूरा वो कानून, पूरा वो नियम जो विधानसभा ने बनाया है वो पूरा समाप्त हो जाएगा संसद के द्वारा बनाई गई विधि के सामने, यदि टकराव होता है तो। और यदि टकराव किसी सीमा तक हो रहा है, 1% हो रहा है, 10% हो रहा है, 5% हो रहा है, 50% हो रहा है, तो उस सीमा तक विधानसभा द्वारा बनाई गई विधि शून्य मानी जाएगी, बाकी विधि लागू रह सकेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखें, चाहे से विधि संसद के द्वारा बनाई गई विधि के बाद में बनाई गई हो विधानसभा के द्वारा या फिर पहले बनाई गई हो। लेकिन यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है कि किसी विधि के बनाने के संदर्भ में विधानसभा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले लेती है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले लेती है और फिर संसद द्वारा बनाई गई विधि से उसका टकराव हो जाता है तो राज्य विधानसभा द्वारा जो विधि बनाई गई है वो विधि मान्य होगी, उसको आप अमान्य घोषित नहीं कर सकते यदि राष्ट्रपति से वहाँ पर परमिशन पहले ली गई है, उसके बाद में वो विधि बनाई गई है तो अनुच्छेद 239 डबल ए 3 को हमने यहाँ पर देखा। अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे का अनुच्छेद हमारा कौन सा है। अनुच्छेद 239 को मैं यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अनुच्छेद 239 को शायद हम दूसरी जगह पर नहीं पढ़ पाएंगे। बाकी और अनुच्छेद की सामान्य जानकारी यहाँ पर दे के छोड़ी जाएगी क्योंकि उन अनुच्छेदों को हम दूसरी जगह पे पढ़ लेंगे, लेकिन अनुच्छेद 239 को हम दूसरी जगह शायद नहीं पढ़ पाए। तो 239 3 हो गया, 239 4। अनुच्छेद 239 डबल ए क्लोज 4 ये क्या कहता है? ये कहता है कि उपराज्यपाल जो होता है, केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं। उपराज्यपाल जो होता है वो संविधान के अनुसार उसको जो संविधानिक शक्तियाँ मिली है
उनके अनुसार कार्य करेगा और इन सभी विषय शक्तियों को छोड़कर अन्य जो भी कार्य है, अन्य जो भी उसकी शक्तियाँ है, उनका प्रयोग करने के लिए उसकी सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी और जिसका मुखिया कौन होगा? सीएम होगा, यानी कि मुख्यमंत्री होगा। इस मंत्री परिषद में सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 10% होगी। ये भी अनुच्छेद 239 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सभी की शक्ति है। इसके अतिरिक्त और कोई भी कार्य करेगा उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में, तो उसको मंत्री परिषद की सलाह लेनी होगी और इससे तो मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद में 10% सदस्य होंगे कुल विधानसभा के सदस्य संख्या के, यानी कि दिल्ली की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 70, तो वहाँ की मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं 7। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये होगा। इसके बाद में यहाँ पर 239A क्लोज 4 में ये भी लिखा हुआ है कि मंत्री परिषद के द्वारा कोई सलाह दी गई किसको? उपराज्यपाल को कोई सलाह दी गई और इस सलाह को लेकर उपराज्यपाल और मंत्री परिषद में किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है और उपराज्यपाल उस सलाह को राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, तो फिर उपराज्यपाल उस विषय में राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे, ना कि मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार। अनुच्छेद 239AA क्लोज 4 आपको यहाँ पर सही से समझना है। जो भी सभी की शक्तियाँ उपराज्यपाल को यहाँ पर दी गई है, उनको छोड़कर जो भी कार्य करेंगे उन सब कार्यों में उनको सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और वो इसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। अनुच्छेद 239AA क्लोज 4 इस बात का प्रावधान करता है दिल्ली के संदर्भ में। मंत्री परिषद ने कोई सलाह दी है उपराज्यपाल को और उपराज्यपाल के बीच में उस सलाह को लेकर मंत्री परिषद और उपराज्यपाल के बीच में कोई विवाद हो जाता है, तो उपराज्यपाल उस सलाह को राष्ट्रपति के पास में भेज सकते हैं। फिर राष्ट्रपति उस विषय के संदर्भ में जो सलाह दी गई थी उसके संदर्भ में जो कहेंगे उसके अनुसार उपराज्यपाल काम करेंगे, मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार काम नहीं करेंगे। तो 239 क्लोज 4 ये प्रावधान कर रहा था। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं यहाँ पर 239(5) आर्टिकल 239AA क्लोज 5, इसमें प्रावधान है कि दिल्ली के सीएम की नियुक्ति व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सीएम के परामर्श से कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये इसमें तो इतना ही लिखा हुआ है, राष्ट्रपति करेंगे। और 239(6) हम देखें, 239AA(6), तो इसमें लिखा हुआ है कि ये जो मंत्री परिषद होगी दिल्ली की जो मंत्री परिषद होगी वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इस प्रकार से अनुच्छेद 239A में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर देखा अनुच्छेद 239 को लेकर 239 में क्या प्रावधान किए गए हैं, ये हमने देखा। 239A हमने देखा, 239 नॉर्मल देखा। केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा संचालित होगा और इस हेतु यहाँ पर वो एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकते हैं। इसके बाद में हमने देखा 239AA जिसको 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जोड़ा गया और ये संविधान संशोधन लागू हुआ था 1992 में। 239AA क्लोज 1 हमने देखा और उसमें लिखा हुआ है कि ये संविधान संशोधन लागू होने के बाद में संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। फिर हमने देखा 239AA क्लोज 2 का, इसमें लिखा था 239 क्लोज 2 में लिखा था कि दिल्ली के लिए एक विधानसभा होगी और उसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 239 को पूरा कर लिया। दोबारा करने से कोई फायदा यहाँ पर नहीं होगा, समय ज़्यादा लग जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ।
राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ यहाँ पर पूरी हो गई है। कुछ शक्तियाँ हमने पिछले वीडियो में देख ली थी और हम यहाँ पर देख रहे हैं व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ। यहाँ पर हम देखेंगे अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79। इसमें राष्ट्रपति को संसद का एक अंग बनाया गया है। इसमें राष्ट्रपति को संसद का एक अंग बनाया गया है। ध्यान रखना है, संसद के 3 अंग माने जाते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। लेकिन यदि पूछे कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो सदन 2 ही बताना हमको, राज्यसभा और लोकसभा, न कि राष्ट्रपति, न कि 3। ठीक है, तो इस पर यहाँ पर ध्यान रखना है। अब राष्ट्रपति को संसद का अंग क्यों बनाया गया, क्या आवश्यकता थी? तो हमको पता है संसद का मुख्य कार्य क्या है। संसद जो है हमारी, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? संसद का मुख्य कार्य होता है कानून का निर्माण करना। यानी कि संसद के ये 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, और एक यहाँ पर अंग होते हैं कौन? राष्ट्रपति। कानून निर्माण करने में संसद के साथ साथ राष्ट्रपति की भी भूमिका होती है। कानून निर्माण करने की प्रक्रिया के अंदर कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद में कानून का रूप तभी ले पाता है, कानून का रूप तभी ग्रहण करता है जब राष्ट्रपति उसको अपनी अनुमति प्रदान कर देते हैं, उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करते हैं तब तक संसद द्वारा पारित विधेयक सिर्फ विधेयक ही बना रहता है, वो कानून का रूप नहीं ले पाता है। इस कारण से यहाँ पर राष्ट्रपति को संसद का एक अंग बनाया गया है, क्योंकि कानून निर्माण करने की जो प्रक्रिया है उसमें राष्ट्रपति की भूमिका है, उसमें राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये देखना है 79 हमने देखा कि राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 80(3), आर्टिकल 80(3). यहाँ पे लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा इनके संबंधित विद्वान होंगे या फिर इनके बारे में जानकारी वो रखते होंगे। ठीक है, यहाँ पर और ये जो नियुक्ति हो रही है, यहाँ पर जो मनोनयन हो रहा है 12 सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा, ये राष्ट्रपति अपनी सविवेकीय शक्ति से नहीं करते हैं। यानी कि इनके मनोनयन में राष्ट्रपति को कोई सविवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है। ये जो 12 सदस्य यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत हो रहे हैं, वो भारत सरकार की सलाह से होते हैं। भारत सरकार के अंदर भी गृह मंत्रालय के अधीन, यानी कि गृह मंत्रालय जैसा परामर्श देता है, जिस व्यक्ति के बारे में परामर्श देता है, उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, अनुच्छेद 80 क्लोज 3 के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है। और संविधान में इन चारों का क्रम यही लिखा हुआ है और ये 4 ही बातें लिखी हुई है और 5वीं अलग से कोई बात यहाँ पर नहीं है, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99 इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति संसद के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति संसद के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। अनुच्छेद 99 इस बात का प्रावधान करता है। और राष्ट्रपति ये कार्य किसी अन्य व्यक्ति को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा के चुनाव में होने के बाद में राष्ट्रपति लोकसभा में अध्यक्ष को शपथ दिला देते हैं। उसके बाद में अध्यक्ष ही अन्य सदस्यों को यहाँ पर शपथ दिलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो वैसे सभी सदस्यों को संविधान के अनुसार राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति इस कार्य को अन्य किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र भी
कर सकते हैं, ये शक्ति अन्य किसी व्यक्ति को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति अन्य सदस्यों को शपथ दिलाने का काम लोकसभा अध्यक्ष को दे देते हैं। तो अनुच्छेद 99 में ये ध्यान में रखना है। इतना यहाँ पर व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत हम देखेंगे। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 क्या लिखा हुआ है? कभी पढ़ा होगा तो सोचो जरा कि अनुच्छेद 85 में क्या लिखा हुआ है। संविधान पूरा अनुच्छेदों पर ही चलेगा। जब तक हम अनुच्छेद नहीं सीखेंगे, नहीं याद करेंगे, तब तक हम संविधान को नहीं समझ सकते, फिर भले आप कितने संविधान करते रहो। आर्टिकल हम यहाँ पर देखते हैं 85। संसद के सत्र आहूत करना, यानी कि राष्ट्रपति संसद के सत्र आहूत करेंगे। फिर इसके बाद में लिखा हुआ 85(1) में राष्ट्रपति समय समय पर संसद के सत्र आहूत करेंगे और उनका समापन भी करेंगे। राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाएंगे, संसद की बैठक को बुलाएंगे और उसका समापन भी करेंगे। अनुच्छेद 85(1) इस बात का प्रावधान करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 85(2) आर्टिकल 85 क्लोज 2 कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। विघटन कर सकते हैं, लेकिन क्या अपनी मर्जी से करते हैं? नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार। मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करते हैं अनुच्छेद 85(2) के तहत। लेकिन क्या ऐसी मंत्रिपरिषद जिसने लोकसभा में अपना विश्वास खो दिया है, उसकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है? तो हम कहेंगे नहीं। ऐसी मंत्रिपरिषद जिसने लोकसभा में अपना विश्वास मत खो दिया है, उसकी सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। जैसा कि अभी हमने चुनाव करवाया और चुनाव करवाने के बाद में 1 महीने बाद में सरकार जो बनी है वो लोकसभा में अपना बहुमत यानी कि अपना विश्वास खो देती है। या फिर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इनके पास में अब बहुमत नहीं बचा है, इनके पास में विश्वास नहीं है, और ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति उनको कहेंगे कि आप लोकसभा में अपना बहुमत साबित करिए। और जो सरकार है वर्तमान में जो बनी हुई है वो विश्वास मत लाने से डरती है, बचती है, विश्वास प्रस्ताव लाने से बचती रहती है। तो ऐसी कंडीशन में फिर राष्ट्रपति उनको रखना ही होगा और उनको बुलाना ही होगा। राष्ट्रपति उनको बाध्य करेंगे कि आप अपना विश्वास यहाँ पर साबित करके दिखाइए। तो ऐसी कंडीशन में यदि वो वहाँ पर विश्वास मत साबित नहीं कर पाते हैं तो फिर यह माना जाएगा कि सरकार को यहाँ पर विश्वास नहीं है और अब राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार काम करेंगे। वो चाहे तो लोकसभा को विघटित भी कर सकते हैं और वो चाहे तो अन्य किसी दल को जो लोकसभा में विश्वास साबित कर सकता हो, विश्वास मत हासिल कर सकता हो, उसको सरकार बनाने का निमंत्रण भी दे सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हमको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, ऐसी मंत्रिपरिषद जिसने लोकसभा में अपना विश्वास खो दिया है, जिसको विश्वास मत प्राप्त नहीं हुआ है, उसकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति यहाँ पर बाध्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान में आपको रखना है 85(2) के तहत। फिर उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 239 आर्टिकल 239 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को, अनुच्छेद 239 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को केंद्र शासित प्रदेश का अतिरिक्त दायित्व सौंप सकते हैं। यह अनुच्छेद 239 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल को केंद्र शासित प्रदेश का अतिरिक्त दायित्व सौंप सकते हैं। ठीक है, तो 239 के संबंध में यही बात ध्यान में रखना है। 339 अनुच्छेद 339
यहाँ पे लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संविधान लागू होने के 2 वर्ष के भीतर 2 वर्ष के भीतर ऐसी क्षेत्रों के प्रशासन हेतु एवं एसटी के कल्याण हेतु एक विभाग का गठन करेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 339 प्रावधान करता है कि संविधान लागू होने के 2 वर्ष के भीतर, 2 वर्ष नहीं, यहाँ पर से लिखा हुआ है 5 वर्ष, 5 वर्ष के भीतर राष्ट्रपति ऐसी जो क्षेत्र है, अनुसूचित जो क्षेत्र है वहाँ पर प्रशासन किस प्रकार से होगा इस संबंध में, और एसटी के कल्याण हेतु क्या कार्य किए जाए इस हेतु एक सुझाव देने के लिए एक आयोग का गठन यहाँ पर राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 339 इस बात का प्रावधान करता है। ठीक है, 339 यहाँ पर हमारा हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद 86 यानी कि 86। अनुच्छेद 86 आर्टिकल 86, इसमें लिखा हुआ है संसद में अभिभाषण करने व संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार अनुच्छेद 86 में ये लैंग्वेज इस प्रकार से यहाँ पर लिखी हुई। 86(1) कहता है कि राष्ट्रपति संसद के एक सदन या फिर दोनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकते हैं और इस हेतु संसद के सदस्यों की उपस्थिति अपेक्षित कर सकते हैं कि इस प्रकार से हम यहाँ पर संसद में अपना अभिभाषण देना चाहते हैं और संसद के कम से कम इतने सदस्य तो यहाँ पर प्रेजेंट होने ही चाहिए। इस प्रकार का संदेश भेजने का यहाँ पर ये अधिकार राष्ट्रपति रखते हैं अनुच्छेद 86(1) के तहत। अनुच्छेद 86(2) राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि अनुच्छेद 86(2) राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि राष्ट्रपति, एक मिनट याद नहीं आ रहा, अनुच्छेद 86(2) के तहत राष्ट्रपति संसद को किसी विषय के संदर्भ में या संसद में लंबित किसी विधेयक के संदर्भ में संदेश भेज सकते हैं। संसद को भेज सकते हैं या फिर किसी एक सदन को भेज सकते हैं। जैसे संदेश संसद में जाएगा, संसद के किसी सदन में जाएगा, सदन उस संदेश पर तुरंत यथाशीघ्र कार्यवाही करेगा, विचार विमर्श करेगा। ऐसा अनुच्छेद 86(2) में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अनुच्छेद 86 हमारा पूरा होता है। इसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 87। इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपति का संसद में विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण यानी कि लोकसभा का जो आम चुनाव हुआ है उसकी प्रथम बैठक, आम चुनाव होने के बाद में संसद की जो प्रथम बैठक होगी उसके प्रथम बैठक के सत्र को, और प्रतिवर्ष जो संसद का सत्र होता है
उसकी प्रथम बैठक को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे, अनिवार्य रूप से यहाँ पर अपना अभिभाषण देंगे। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति को ये अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 86 और 87 राष्ट्रपति के संसद के संदर्भ में क्या अधिकार है, इस बात का प्रावधान करता है। 87 पूरा हो गया। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 102। अनुच्छेद 102 क्या लिखा हुआ अनुच्छेद 102 में? अनुच्छेद 102 बहुत इजी है, बहुत सरल है और याद करना इतना कठिन नहीं है जितना हम समझते हैं। बहुत आसान है अनुच्छेद को याद करना, बस थोड़ा सा इसमें अपने को काल्पनिक रूप से सोचना पड़ता है कि किस प्रकार से हम अनुच्छेद को कहाँ पर जोड़ें, किस प्रकार से हम उसका इमेज बनाएं अपने दिमाग के अंदर, ताकि हमको अनुच्छेद याद हो सके। बाकी अनुच्छेद याद करना इतना कठिन भी नहीं है और आसान भी नहीं है, लेकिन हम चाहें तो हर चीज़ को हम आसान बना सकते हैं और उसको याद रख सकते हैं, लेकिन याद करने का एक मेथड होना चाहिए। रटने से हम अनुच्छेद याद नहीं रख सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेदों को हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी घटना से, किसी न किसी परिस्थितियों से हमको जोड़ना होगा, तब जाकर हम अनुच्छेद को याद रख सकते हैं, उसकी बातों को याद रख सकते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं अनुच्छेद 102। अनुच्छेद 102 में लिखा हुआ है संसद सदस्यों की अयोग्यताएं, यानी कि संसद सदस्यों की क्या क्या अयोग्यताएं होती है। जैसे कि वो भारत का नागरिक नहीं रहा हो, पागल हो गया हो, दिवालिया हो गया हो, किसी अन्य राष्ट्रपति निष्ठा रखता हो, ये सब योग्यता यहाँ पर लिखी हुई है अयोग्यताओं के संदर्भ में। ठीक है, तो संसद सदस्यों की अयोग्यता यहाँ पर अनुच्छेद 102 में लिखी हुई है। और आर्टिकल 103 कहता है कि संसद के सदस्यों की जो भी अयोग्यताएं हैं, यदि कोई इन अयोग्यताओं से ग्रसित हो जाता है तो इस संदर्भ में निर्णय राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 103 कहता है कि अनुच्छेद 102 में संसद सदस्यों की जो अयोग्यताएं लिखी हुई है, जो निरर्हताएं लिखी हुई है, उनसे यदि कोई संसद का सदस्य ग्रसित हो जाता है, उनके अंतर्गत दोषी पाया जाता है, तो उस संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को होगा, ऐसा अनुच्छेद 103 में लिखा हुआ है। और राष्ट्रपति ये निर्णय भारत के निर्वाचन आयोग की सलाह से लेते हैं, उसके परामर्श से लेते हैं। निर्वाचन आयोग जो परामर्श देता है, जो सलाह देता है, उसी के अनुसार यहाँ पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 103 में अपना निर्णय लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है और नोट करके यहाँ पर लिखना है। लेकिन इससे पहले बता दूँ, ये जो राष्ट्रपति का निर्णय है, इस निर्णय को आप न्यायपालिका में चुनौती दे सकते हो। राष्ट्रपति ने 102 के संदर्भ में 103 के तहत जो कोई भी निर्णय लिया है, उसको आप न्यायपालिका में चुनौती दे सकते हो। नोट करके यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको कि दल बदल के संदर्भ में निर्णय राष्ट्रपति नहीं लेते हैं, संबंधित सदन का अध्यक्ष या सभापति लेते हैं। यानी कि लोकसभा कोई सदस्य दल बदल का दोषी पाया जाता है तो अध्यक्ष फैसला करेगा, और राज्यसभा का कोई सदस्य दल बदल का दोषी पाया जाता है तो राज्यसभा के सभापति इस संदर्भ में फैसला करेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 103 हमारा यहाँ पर हो गया। 102, 103 हम देखते हैं अनुच्छेद 108। 108 यहाँ पर लिखा हुआ है संसद की संयुक्त बैठक। संसद की संयुक्त बैठक, यहाँ पर अधिवेशन नहीं लिखा हुआ, ये ध्यान में आपको यहाँ पर रखना है कि अधिवेशन यहाँ पर संसद में संविधान में या फिर अनुच्छेद 108 के तहत अधिवेशन शब्द नहीं लिखा हुआ है, संसद की संयुक्त बैठक शब्द लिखा हुआ है। तो संसद की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। कब बुलाता है? जब कभी संसद के दोनों सदनों के मध्य साधारण विधेयक को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस संदर्भ में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ध्यान में रखना, यहाँ पर इस संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है और ये बात लिखी हुई है 118(4) में।
108वें संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। लिखा हुआ है 118(4) में। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों अनुच्छेद हमारे यहाँ पर हो जाते हैं। इसके बाद में हम बात करें अनुच्छेद 111 की। इसमें लिखा हुआ कि संसद के द्वारा जो विधेयक पारित होकर आते हैं उन पर राष्ट्रपति की अनुमति ली जाएगी। राष्ट्रपति इनको अपनी अनुमति भी दे सकते हैं और अनुमति देने से मना भी कर सकते हैं और पुनर्विचार के लिए भी संसद को भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब संसद का पुनर्विचार होने के बाद में कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास में आता है तो फिर राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होती है। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान में आपको रखना है। इस संदर्भ में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं, साधारण विधेयक के संबंध में किसको अनुमति दे दे, अनुमति देने से मना कर दे, पुनर्विचार के लिए भेज दे। लेकिन धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। इसके अतिरिक्त 24वां संविधान संशोधन 1971 किया गया था। 24वां संविधान संशोधन 1971, इसके तहत प्रावधान कर दिया गया कि संविधान संशोधन संबंधित जो भी विधेयक होंगे, यानी कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत कोई संविधान संशोधन किया गया तो उस विधेयक को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से अपनी अनुमति देंगे, उस पर अपनी अनुमति नहीं रोकेंगे। ये बात यहाँ पर 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा लिख दी गई थी। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है अनुच्छेद 111 के संदर्भ में। ये हमारा हो गया। इसके बाद में 123, अनुच्छेद 123, इसमें क्या लिखा हुआ है? अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अध्यादेश जारी कब करता है राष्ट्रपति? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, यानी कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा और ऐसी कोई परिस्थिति हमारे यहाँ पर पैदा हो गई हो जिनसे तत्काल निपटना आवश्यक है और उसके लिए हमें कानून की आवश्यकता है। तो हम कानून तो बना नहीं सकते क्योंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और ये जो अध्यादेश होगा ये संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के समान ही होता है, यानी कि संसद के द्वारा जो नियम बनाया जाता है, जो कानून बनाया जाता है, उसका जितना बल होता है, जितना प्रभाव होता है, उतना ही बल और प्रभाव राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का होता है। ठीक है, तो संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। नोट करके बात ये भी ध्यान में रखनी है कि संसद का एक सदन सत्र में हो और दूसरा सदन सत्र में नहीं हो तो भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, यानी कि जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है उन विषयों पर ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यानी कि हम कहें कि संघ सूची के सारे विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, राज्य सूची के विषयों पर नहीं। राज्य सूची के विषयों पर भी उन्हीं विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन विषयों के संदर्भ में संसद को किसी विशेष परिस्थितियों में कानून बनाने का अधिकार मिला हुआ है। तो यहाँ पर ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, 123 को लेकर अध्यादेश समाप्त कब होता है? अध्यादेश समाप्त कब होता है? तो अध्यादेश 3 कंडीशन में समाप्त होता है। पहला, यदि राष्ट्रपति स्वयं उसको वापस ले ले या फिर संसद उसको अपनी अनुमति नहीं दे, अस्वीकार कर दे, या फिर 6 सप्ताह के अंदर वो संसद से पारित नहीं हो, 6 सप्ताह के भीतर वो संसद से पारित नहीं हो।
ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति ये अध्यादेश अपने आप समाप्त हो जाता है। अध्यादेश की अवधि की बात करें कि इसका कितना समय होता है, तो 6 माह और 6 सप्ताह इसका समय होता है। यानी कि संसद का सत्र समाप्त होने के बाद में, जैसे आज संसद का सत्र समाप्त हुआ और दूसरे दिन हमने अध्यादेश जारी कर दिया, अध्यादेश जारी करने के बाद में अध्यादेश जारी कर दिया, अब अगले 6 महीने तक संसद का सत्र नहीं आ सकता, तो 6 माह तक वो रहेगी। जैसे संसद का सत्र शुरू होता है उसके अगले 6 सप्ताह तक वो अध्यादेश जारी रहेगा। इस 6 सप्ताह की अवधि में हमको उस अध्यादेश को संसद में रखना होता है और संसद यदि उसकी अनुमति दे देती है तो वो कानून का रूप ले लेता है, और यदि संसद उसकी अनुमति नहीं देती है तो फिर वो अध्यादेश वहीं पर समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अनुच्छेद 123 के संदर्भ में सब बातें ध्यान में रखना है। एक बात और है, यहाँ पर 38वें संविधान संशोधन 1975, 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा अध्यादेश को विधि शब्द की परिभाषा से बाहर कर दिया गया था। 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा अध्यादेश को विधि शब्द की परिभाषा से बाहर कर दिया गया था। फिर इसके बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया और इसके तहत इस 38वें संविधान संशोधन 1975 को समाप्त कर दिया गया और अध्यादेश को फिर से विधि शब्द में शामिल कर दिया गया। तो ध्यान में यहाँ पर रखना है, अध्यादेश को आप न्यायपालिका में चुनौती दे सकते हो, क्योंकि अनुच्छेद 13(3) क्या कह रहा है? अनुच्छेद 13(3) कहता है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों का न्यायपालिका पुनरावलोकन कर सकती है। तो अध्यादेश भी एक विधि है, तो उस विधि का भी न्यायपालिका पुनरावलोकन कर सकती है, यानी कि अध्यादेश का भी पुनरावलोकन कर सकती है, देख सकती है कि वास्तव में क्या ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई थी या फिर है जिनके लिए राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया है। ठीक है, एक ही विषय पर एक से अधिक बार भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। एक ही विषय पर एक से अधिक बार अध्यादेश जारी किया जा सकता है, कोई संवैधानिक प्रतिबंध यहाँ पर नहीं है। लेकिन डीएस करके वाधवा, डीएस वाधवा बनाम बिहार वाद 1980, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश जारी करना संसदीय शासन व्यवस्था के खिलाफ है, लेकिन प्रतिबंध नहीं है। एक ही विषय पर एक से अधिक बार सरकार, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डीएस वाधवा बनाम बिहार वाद 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश जारी करना संसदीय शासन व्यवस्था के खिलाफ है। तो यहाँ पर ये ध्यान में आपको 123 को लेकर रखना है। यहाँ पर एक और संविधान सभा के सदस्य थे एच.वी. कामत। एच.वी. कामत ने कहा था कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह होनी चाहिए, अधिकतम अवधि 6 माह होनी चाहिए। ये व्यवस्थापिका संबंधी सारे अनुच्छेद हमने यहाँ पर कर लिए हैं और 304 और 255 यहाँ पर जरूर थोड़ा सा हम देखते हैं अनुच्छेद 304 में क्या लिखा हुआ है। 1 मिनट देखते हैं। अनुच्छेद 304 में लिखा हुआ है कि एक राज्य यदि दूसरे राज्य के साथ में किसी भी प्रकार का कोई व्यापार वाणिज्य का नियम बनाना चाहता है तो इसके लिए उससे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी होगी, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी होगी। अनुच्छेद 304 में ये सब बातें लिखी हुई है। ठीक है, और ये यहाँ पर संसद के संदर्भ में वैसे यही विषय कि भारत किसी राज्य के साथ में कोई समझौता करना चाहता है, कोई व्यापार संबंधी कोई नियम बनाना चाहता है तो उसको राष्ट्रपति पूर्वानुमति लेनी होगी। लेकिन यदि अनुमति नहीं भी लेते हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि जो समझौता यहाँ पर किया गया है, जो नियम बनाया गया है वो मान्य रहेगा, उसको आप अमान्य नहीं कर सकते। अनुच्छेद 255 इस बात का प्रावधान करता है। तो ये था हमारा राष्ट्रपति की
व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ जो हमने यहाँ पर देखी है, सारे अनुच्छेद यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमने राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पर बचा हुआ है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस 5-7 मिनट में ये हो जाएगा, इसके बाद में ये वीडियो पूरा। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ क्या है? अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 हम देखते हैं यहाँ पर किसमें लिखा हुआ राष्ट्रपति की समाधान शक्ति। इसके तहत राष्ट्रपति किसी सजा को पूर्णतः माफ भी कर सकते हैं। स्याही भी खत्म हो गया, चलो ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। और न्यायिक शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि मार्कर का स्याही खत्म हो गया, तो हम आगे देखेंगे न्यायिक शक्तियाँ और बाकी जो भी राष्ट्रपति शक्तियाँ बची हुई है उनको हम अगले वीडियो में यहाँ पर पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है। अभी आपने लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दो इसको और शेयर कर दो, ताकि अधिक लोगों तक यह पहुँच सके और मेरी जानकारी अधिक लोगों तक पहुँच सके, उनको भी कुछ समझ में आ सके। ज़्यादा हंसी मजाक करना और मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों में लपेटना मेरे को नहीं आता है। मैं फैक्ट सीधा बात करता हूँ, पढ़ाई से संबंधित जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, उसको हम आप तक किस प्रकार से पहुँचा सकते हैं वो हम पहुँचाने का प्रयास करते हैं। बाकी इधर उधर की बातें करना मेरे को ज़्यादा नहीं आता है, नहीं मैं कभी इस प्रकार की बातें करता हूँ कि शेयर कर दो, कोई हंसी मजाक हो गया, इस प्रकार से नहीं। ठीक है, एक छोटा सा मोटिवेशनल वाक्य बोल करके मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि बुलंदी भी शर्मसार हो जाए, उठे एक नज़र तो तेरी जमाना निहाल हो जाए। यानी खुद को इतना बुलंद करो, खुद को इतना सक्षम बनाओ कि हम दूसरों को सलाह दे सके, दूसरों को मार्गदर्शन कर सके, दूसरों की उन्नति में हम थोड़ा बहुत सहयोग कर सके। ठीक है, तो हम समाप्त करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।